बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। आज की चर्चा में हम मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय सरकार में जो स्थित होता है, तो केंद्रीय सरकार का कैबिनेट सचिवालय, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। हमने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में समझाया था कि प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं, बड़े विभाग, महत्वपूर्ण विभाग, उनके जो मंत्री होते हैं उन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो सबसे सीनियर मंत्री हैं सरकार के, उनकी समय समय पर प्रधानमंत्री मीटिंग भी लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद पूरी नहीं मिलती है। आपको याद होगा मैंने मंत्रिपरिषद के बारे में जब आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि पूरा मंत्रिपरिषद नहीं मिलता है, मंत्रिमंडल ही हरदम मिलता है। तो मंत्रिमंडल के कार्य करवाने के लिए, मंत्रिमंडल को उसके कार्य करने में सहायता करने के लिए केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास में एक मंत्रिमंडल सचिवालय होता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में जो कैबिनेट की कार्यकुशलता है और उसकी जो प्रशासन है, उसकी सुव्यवस्था बहुत कुछ मंत्रिमंडल सचिवालय की क्षमता पर निर्भर करता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय के क्या कार्य होते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल की बैठकें के लिए कार्यसूची तैयार करना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका यही है। मंत्रिमंडल की मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा, उसकी मीटिंग के अंदर क्या एजेंडा है, उसे हम कार्यसूची कहते हैं। तो उस कार्यसूची को तैयार करना, फिर मंत्रिमंडल की बैठकों के वाद विवाद तथा निर्णय और निश्चयों का अभिलेख करना। इससे पहले एक और बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मंत्रिमंडल की जब एजेंडा तैयार हो जाता है तो एजेंडा के अंदर मान लीजिए 10 पॉइंट है कि भाई 10 मुद्दों के ऊपर इस बार डिस्कशन होना है। तो मंत्रिमंडल की बैठकें दो प्रकार से बुलाई जा सकती हैं। एक तो होती है मंत्रिमंडल की आपात बैठक, अचानक बुलाई, प्रधानमंत्री ने बोला, अचानक बुला ली है, कल शाम को सब इकट्ठे हो रहे हैं या परसों सब इकट्ठे हो रहे हैं, या अभी तुरंत ही बुला दी जाती है कई बार कुछ ही घंटों के अंदर, वो आपातकाल की स्थिति में प्रधानमंत्री को लगे। और नहीं तो कई बार सुव्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से रूटीन मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के टाइम पे मंत्रिमंडल को कह दिया गया था कि हर बुधवार को आप तैयार रहिए, हर बुधवार को सुबह 10 बजे या जो भी उनका टाइम था एक वहां पे, उस समय वहां मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई जाती थी। तो इस तरह कुछ सुनियोजित तरीके से भी हो सकता है। तो जब भी कभी मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई जाती है, सबसे पहले मंत्रिमंडल सचिवालय ही उसकी सबको सूचनाएं पहुंचाता है, सारे मंत्रियों को, और फिर सूचना के साथ कार्य एजेंडा भी, कि कार्यसूची भी, कि क्या मंत्रिमंडल की मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला है। तो मान लीजिए कोई मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सब मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, रेलवे मंत्री हैं, ये सब है, और मान लीजिए डिफेंस के ऊपर कोई चर्चा होने वाली है, तो उनको उनको सूचनाएं तो प्राप्त होनी चाहिए ना कि कौन सी सूचनाओं के ऊपर उनको वहां पे डिस्कशन में हिस्सा लेना है, या वो वहां पहुंच करके उनको पता लगेगा कि हाँ जब आज की मीटिंग इस बारे में और ये कागज पढ़िए, उस समय तो पढ़ेंगे नहीं। उन तक पहले सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय इसके लिए काम करता है कि जब कार्यसूची की सूचना उनके पास पहुंचती है कि क्या मुद्दा है, तो मुद्दे के साथ उसका मसौदा भी पहुंचता है। उनको क्या जानकारी होनी चाहिए मीटिंग से पहले, मीटिंग में आने से पहले, वो सारा मसौदा उनके पास पहुंच जाता है। फिर उनको उनके सुझाव भी क्या हो सकते हैं, क्या निर्णय लिए जाने हैं, उनके क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो भी उनको बता दिए जाते हैं। उन ऑप्शंस के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं वो भी उनको बताया। सारा एक उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको सही तरह से उसकी कॉपीज बना करके सब मंत्रियों तक पहुंचवाना, ये मंत्रिमंडल सचिवालय का काम है। और फिर जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल में कैबिनेट सेक्रेटरी बैठते हैं, जो मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। और हमारे देश के प्रशासनिक सारा जो अमला है, इस सारे के सबसे बड़े अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो सारे विभागों के सचिवों के सीनियर होते हैं, सबसे सीनियर, सबसे
अनुभवी, सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी। तो सारे सचिव उनकी बातों को मानते हैं, उनकी उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उनका आदेश चलता है पूरी सरकार में। तो ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ये मंत्रिमंडल कार्यालय का सचिव है और मंत्रिमंडल सचिव कहलाते हैं। ये प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल में बैठते हैं उस मीटिंग के अंदर और प्रधानमंत्री को उस मीटिंग के संचालन में सहायता करते हैं। सारे मंत्रियों को टिप्पणी देते हैं, उनको बताते हैं कि आज का मुद्दे ये हैं, इसके बारे में हम ये डिस्कशन करना, फिर मंत्री मीटिंग को चलवाते हैं। और उसके बाद फिर वो मीटिंग जब होती है तो उसमें जो वाद विवाद हुए हैं, जो उसमें निर्णय हुए हैं और जो निश्चय किए गए हैं, उनका कैबिनेट सचिवालय उनको उसी समय नोट कर रहा होता है। वहां पे अधिकारी बैठे होते हैं जो उनको नोट कर रहे होते हैं और क्या निर्णय लिए गए हैं ये नोट किए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। उस रिकॉर्ड के अनुसार आगे आदेश जारी होंगे सारे मंत्रालयों के अंदर। अब अगला काम यह है मंत्रिमंडल का कि मंत्रिमंडल के लिए सचिवालय संबंधी सभी कार्यों का संपादन। जब निर्णय हो गए हैं या निर्णय से पहले मीटिंग होनी है, जितनी सूचनाएं हैं ये इकट्ठे करते हैं, जितने आदेश हैं उनको टाइप करवाते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान, मंगवाना भी और सूचनाओं को भिजवाना भी, सूचनाओं को मंगवाना, आदेश भिजवाना, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग भी, और उनका जितना भी सचिवीय काम है, जितना भी ऑफिस रिलेटेड वर्क है, वो सब मंत्रिमंडल सचिवालय के अंदर ही होता है। इसके अलावा जो मंत्री हैं उनकी अलग अलग मुद्दों के ऊपर कई समितियां भी बनी हुई होती हैं। सारे मंत्री किसी एक मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। हमारे देश के अंदर संसद के अंदर भी समितियां बनती हैं और मंत्रिमंडल के अंदर भी कई सारी समितियां होती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, डिफेंस रक्षा समिति, तो मंत्रिमंडलीय रक्षा समिति जो होती है उसमें अंदर रक्षा मंत्री होंगे डेफिनेटली, उसके अंदर वित्त मंत्री भी होंगे, उसके अंदर विदेश मंत्री भी होंगे, उसमें गृह मंत्री भी होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री चाहे तो और किसी मंत्री को भी जोड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री स्वयं भी होंगे। जब प्रधानमंत्री जिस मंत्रिमंडल में की कमेटी के अंदर होते हैं उसमें प्रधानमंत्री फिर अध्यक्ष हो जाते हैं। और नहीं तो अमूमन जो मान लीजिए प्रधानमंत्री जिस मंत्रिमंडल समिति में नहीं है मौजूद, तो जो उस विषय की समिति है उस विषय का जो मंत्री है वो उसका अध्यक्ष हो जाते हैं। तो ऐसे करके कई सारी समितियां भी बनी हुई होती हैं जो मंत्रिमंडल के अंदर होती हैं। तो मंत्रिमंडल समितियों की नियुक्ति, उनके आदेश, उनसे रिलेटेड जितने भी सचिवीय काम है वो सब मंत्रिमंडल सचिवालय निभाता है। संसद में जो विधि निर्माण होता है उसके जो प्रस्ताव आते हैं उन पर डिस्कशंस पहले मंत्रिमंडल के अंदर होते हैं। तो मंत्रिमंडल उनको फाइनल रूप देता है। कोई भी प्रस्ताव अगर संसद में जा रहा है सरकार की तरफ से, उससे पहले वो मंत्रिमंडल के अंदर उसकी चर्चा होती है। अभी आपको एग्जाम्पल याद होगा, जो किसान से संबंधित अभी जो हमारी केंद्र सरकार ने बिल लाए और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद से पास करा के जो कानून बने हैं जिन पे अभी भारी चर्चा चल रही है देश के अंदर, जो फार्म बिल्स कहलाते हैं, वो जो फार्म बिल्स हैं वो पहले मंत्रिमंडल में चर्चा हुई। अब मंत्रिमंडल में जो चर्चा होती है वो क्या चर्चा की गई, किसने विरोध किया, किसने सहमति दी, ये बाहर कभी नहीं आता क्योंकि उन्होंने गोपनीयता की शपथ ले रखी है। तो वो जो शपथ के अनुसार वो अंदर अंदर ही चर्चाएं करते हैं, लेकिन निर्णय जब हो जाता है तो उसे एक माना जाता है, पूरे मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है, सरकार का निर्णय माना जाता है। अब मान लीजिए किसी को उससे मतभेद है तो उसे या तो इस्तीफा देके जाना होगा या उसे अपना मतभेद भूलना होगा। तो शिरोमणि अकाली दल वालों ने अगर उस बात को नहीं माना, उस निर्णय को, तो उन्होंने अल्टीमेटली अपना इस्तीफा दे दिया, सरकार से बाहर निकल गए। तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय ही ये सारे डिस्कशंस करवाता है, उनकी नीतियों को फाइनल रूप दिलवाता है और वो फाइनल जब हो जाती हैं तो उनके बारे में आदेश निकलवा के पूरे देश के अंदर काम करवाने के लिए संदेश भिजवाता है। और विभिन्न मंत्रालयों के महत्वपूर्ण कार्यों में समन्वय, अब अलग अलग मंत्रालय अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण काम आपस में मंत्रालयों के बीच में समन्वय से होते हैं। तो एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय के साथ समन्वय कौन कराएगा, या चार मंत्रालयों का आपस में समन्वय कौन कराएगा? मंत्रिमंडल सचिवालय करवाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय वो जगह है जहां अनेक मंत्रालयों के बीच में आपस में अगर समन्वय कराने की जरूरत है तो वो वहां पे होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। और अगर मान लीजिए कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा भी यहीं होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय में। और उस विवाद को, मान लीजिए कोई मंत्री आपस में विवाद कर रहे हैं और उनका आपस में नहीं सुलझा, तो आखिरी निर्णय किसका होगा? प्रधानमंत्री का निर्णय होगा। और ऐसे करके मंत्रिमंडल सचिवालय सबसे महत्वपूर्ण हमारा देश का सेंटर बन जाता है प्रशासनिक निर्णयों का। अब
अगला कार्य यह है उसका कि मासिक सार लिखना, संक्षिप्त टिप्पणियां बनाना, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रालयों को भी दी जाएंगी, जिससे कि वो अवगत रहे कि हमारे देश के अंदर क्या कार्य, क्या निर्णय चल रहे हैं। सांख्यिकी एकत्रित करना, यह सबसे बड़ा काम है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है मंत्रिमंडल सचिवालय का। सारे मंत्रालयों और विभागों से सरकार की जो कार्य योजनाएं चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में सांख्यिकी इकट्ठी करना। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोरोना के डे टू डे बेसिस पे, घंटा टू घंटा बेसिस के ऊपर वहां सूचनाएं पहुंचती रहती हैं, केस कितने आ रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु चल रही है, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या सूचनाएं आ रही, सारी सूचनाओं का भंडार कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर पहुंचता है और वहां से प्रधानमंत्री को सूचनाएं जाती रहती हैं देश में गतिविधियों की। इसी तरह सारे मंत्रालयों के अंदर भी जाती रहती हैं। तो वो केंद्र सरकार का सूचना संग्रहण केंद्र है। इसी तरह सांख्यिकी कैसे इकट्ठी करनी है, उसका तरीका क्या होगा, ये सब का भी वो तय करता है, तरीके तय करता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। अब इसको 3 विभागों के अंदर बांटा गया है। जनरल संगठन जो उसका अमूमन कई बार सरकार आके उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करती रहती है, लेकिन हमने सामान्यतः देखा है मोटे रूप से कि 3 उसके संगठन के भाग हैं। एक तो है प्रधान सचिवालय जो मेन सेक्रेटरीट है, उसमें अध्यक्ष तो कैबिनेट सेक्रेटरी है ही, और फिर उसके अलावा संयुक्त सचिव, उप सचिव और अन्य कई सारे सचिव होते हैं उनमें जो, और उसमें वहाँ पे मंत्रिमंडल शाखा, समन्वय शाखा, प्रशासन शाखा और सामान्य शाखा भी होती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय मेन सेक्रेटरीट के अलावा एक मिलिट्री विंग भी होता है, सैनिक प्रशाखा होती है। अब जो सैनिक प्रशाखा है, ये सेनाओं से संबंधित जितने भी, रक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे आते हैं कैबिनेट के लिए, उनके बारे में वो चर्चा और उनके बारे में मॉनिटरिंग करना, उनके बारे में सूचना एकत्रित करके उनको सबको प्रसार करने का काम करता है। आर्थिक शाखा भी होती है एक अलग, आर्थिक शाखा, जो आर्थिक मामलों के अंदर देश में सूचना इकट्ठी करना, नीतियां बनवाना और वगैरह में समन्वय करने के अंदर कार्य करती है। इन सब कामों के ऊपर देख रेख करने के लिए पूरे सचिवालय, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय का जो अध्यक्ष है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, सबसे अनुभवी होते हैं, और वो सरकार के, मानिए, प्रधानमंत्री के बाद सबसे प्रमुख व्यक्ति अगर प्रशासन के अंदर कोई है, प्रशासन के अंदर, तो वो प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर सबसे प्रमुख व्यक्ति है मंत्रिमंडल सचिव। तो मंत्रिमंडल सचिव की जो सेवा, जो उसकी वरिष्ठता है, जो उसकी जो शीर्ष स्थान पे बैठने का जो उसका गौरव है, उसको लेकर के हम ये भी कहते हैं कि सभी आईएएस अधिकारियों का ये सपना होता है कि वो कभी देश के कैबिनेट सेक्रेटरी बने, कभी देश के मंत्रिमंडल सचिव बने और उस मंत्रिमंडल सचिव को संभालें, सचिवालय को संभालें और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के कार्य करें। तो प्रधानमंत्री को सारी मंत्रणा प्रदान करना, प्रधानमंत्री को सारे सुझाव प्रदान करना, मंत्रिमंडल को सारे सुझाव प्रदान करना, उनको मंत्रणा उनकी करवाना, उनकी बैठकें करवाना, उनको कोई अपने अनुभव के आधार पे भी कोई मार्गदर्शन देना, यह भी काम मंत्रिमंडल सचिव का होता है। तो एक बहुत पावरफुल पोस्ट है और बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, और वो एक तरह से प्रधानमंत्री के इरादों को साकार करने के लिए सरकार को क्या निर्णय लेने चाहिए, इसका एक वो सूत्र बनता है, उसका एक वो लिंक बनता है। प्रधानमंत्री जो कुछ सोचते हैं, जो विचार रखते हैं, जिस तरह की नीतियां लाने की जरूरत होती है देश के अंदर, जैसे नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उनको देश को लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना था। तो उस समय जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि किन मंत्रालयों, किन विभागों के अंदर क्या फेरबदल करने की जरूरत है, वहां पे कौन से सचिव लगाने की जरूरत है, किन आईएएस ऑफिसर्स को वहां पे लगाया जाए जो कि वहां पे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो वो सारा ब्रेन कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। उससे पहले राजीव गांधी के टाइम पे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे टीएन शेषन ने उस समय बहुत परिवर्तन किए और बहुत ही विकास के लिए काम उस समय जो राजीव गांधी के टाइम पे हुए थे, मॉडर्नाइजेशन के, कंप्यूटराइजेशन के, और एक नेशनल वाटर मिशन उस समय बना था, जो वो इन सब कामों के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही थी टीएन शेषन कैबिनेट सेक्रेटरी की। तो प्रधानमंत्री की इरादों को देश में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, विभिन्न विभागों को कैसे उसमें क्या कार्य करने होंगे, इन सब के बारे में एक विजन
तैयार करके प्रधानमंत्री को सुझाव देते रहने की जरूरत होती है, प्रशासनिक एंगल से, राजनीतिक एंगल से नहीं, प्रशासनिक एंगल से, कि किस तरह से इन कामों को हम साकार कर सकते हैं, कैसे इनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल सचिव वह व्यक्ति होता है जो कि इसमें सब से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री को उनके कार्य करने में, हेल्प करने में। तो आज हमने समझा मंत्रिमंडल सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिव के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।